तो आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका बात बिहार की। हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महिला वोटों की अहमियत को लेकर आज बातचीत कर चुके हैं। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से योजनाएं और वादों को लेकर इन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश हुई। धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर भी चर्चा चल रही है, लेकिन इन सबसे अलग इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में दलित फैक्टर सबसे ज्यादा उभर कर आ रहा है। मांझी चिराग पासवान की उपेक्षा एनडीए के लिए नामुमकिन है, क्योंकि इनकी उपेक्षा से एनडीए कमजोर पड़ सकता है। मुश्किल यह है कि मांझी पासवान अपनी अपनी मनमाफिक सीटों को लेकर अड़ गए हैं। चिराग 40 सीटों से 54 सीटों तक मांग रहे हैं, 54 सीटों तक मांग रहे हैं, लेकिन इन्हें 30 सीट तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए, ये इन्होंने कह दिया है। इसके अलावा अपने उम्मीदवार के लिए मनमाफिक सीटें भी चाहिए। इनका तर्क है कि लोकसभा में पार्टी का स्ट्राइक रेट 7% था, क्योंकि सीटें कम फिर क्यों मिले। पार्टी की ओर से धमकी भी दे दी गई है कि जनसुराज से गठबंधन के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं, और यही कारण है कि आज बीजेपी नेताओं ने चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की है। दूसरा मुद्दा रायबरेली में दलित युवक की पिटाई से मौत का है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। मामला दलित से जुड़ा है तो यह भी बिहार चुनाव में अनोखा असर दिखा सकता है। तीसरा मुद्दा समझिए, सीजेआई गवई के मामले पर भी कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम मीडिया वालों के सामने फपक फपक कर रो पड़े और कह रहे थे कि साहब दलितों की उपेक्षा हो रही है, यानी कि यह मुद्दा भी बिहार के चुनाव में छाने वाला है। ऐसे में लगता है कि डी फैक्टर यानी कि दलित फैक्टर किसकी नैया डुबोएगा और किसकी पार लगाएगा, ये विश्लेषण और चिंतन बहुत अहम है। इसलिए इससे वोटों के समीकरण कितने प्रभावित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। सबसे पहले एक रिपोर्ट मांझी पासवान की सियासी मोर्चाबंदी को समझते। देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव, सबके अपने अपने दांव, एनडीए में घमासान, मनमाफिक सीटों के लिए अड़े मांझी पासवान। बिहार में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही सियासी मोर्चाबंदी तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली से बिहार तक महामंथन जारी है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं, जिससे सीटों का ऐलान अटका हुआ है। एलजेपी रामविलास के सूत्रों के अनुसार पार्टी 45 से 54 सीटों की मांग कर रही है, जबकि उन्हें 25 सीटें ऑफर की गई हैं। दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चिराग को मनाने पहुंचे थे। 45 मिनट तक ये मीटिंग चली। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान कम से कम 30 सीट तो चाह ही रहे हैं। इधर जीतन राम मांझी भी 15 सीटों पर अड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीटों के बंटवारे में 2 मुद्दे हैं। पहला, सभी पार्टियों को मिलने वाली सीटों की संख्या तय करना। दूसरा, किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी, ये भी तय करना। चर्चा है कि एनडीए में सीटों की संख्या को लेकर काफी हद तक सहमति बन गई है, लेकिन किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, इसको लेकर पेच फंस रहा है। एलजेपी रामविलास का कहना है कि लोकसभा चुनावों में उनका 100% स्ट्राइक रेट रहा है, जिसे वे अपनी अधिक सीटों की मांग का आधार बता रहे हैं। दिक्कत यह है कि चिराग की पार्टी एलजेपीआर की ओर से कहा गया है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज से गठबंधन के दरवाजे अभी भी उसके लिए खुले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इसी मुद्दे को लेकर हमने एक सर्वे कराया।
हम जनता के बीच गए, जनता के बीच जाकर हमने कुछ सवाल पूछे, सवाल पूछने पर लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। जो राय दी वो आपके सामने, पहला सवाल भी आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल जो हमने पूछा कि क्या सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश का राजनीतिकरण हो रहा है। 59% लोगों ने, 59% लोगों ने हाँ कहा है, 22% लोगों ने ना कहा है और 19% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या दलितों पर हमले को कांग्रेस बिहार चुनावों का मुद्दा बना रही है। 58 यानी कि 58% लोगों ने कहा मुद्दा बना रही है, 36% ने कहा मुद्दा नहीं बना रही है और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या चिराग पासवान बिहार चुनावों में किंग मेकर की भूमिका में होंगे। 59% लोग, 59% लोगों ने कहा बिल्कुल चिराग पासवान इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में होंगे। 38% लोगों ने इनकार किया, मना किया, नहीं होंगे और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे में कुछ जो निकल कर आए हैं, 2 सवाल और हैं, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। शुभ्रांशु राय प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद हैं, विजय कुमार यादव प्रवक्ता हम मेरे साथ मौजूद हैं, हम पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शुभ्रांशु के पास चलूंगा और जानने समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस पूरे मसले को, बिहार के मसले को वो कैसे देखते हैं। दलित मुद्दा, दलित फैक्टर, क्योंकि हाल के दिनों में लगातार कुछ घटनाएं हुई हैं जिसे कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा मान रही है, तो क्या इस मुद्दे को बिहार में एक बेहतर उपस्थिति के तौर पर वो देखते हैं। शुभ्रांशु। मनोज जी, 2-3 बड़ी बड़ी बातें हैं जी। दलित शब्द बाद में आता है। पहले जो शब्द आता है कि किसी भी व्यक्ति की पीट पीट कर निर्मम हत्या क्यों की गई, और ये पीट कर हत्या करते वक्त ये क्यों कहा गया कि ये योगी का राज चल रहा है, हम भगत सिंह की आइडियोलॉजी को मानते हैं। भगत सिंह ने कब कहा था कि आप किसी की हत्या करिए? या योगी के राज्य में क्या दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या हर किसी को, उत्तर प्रदेश के हर गुंडे, हर नेता, हर मतलब भारतीय जनता पार्टी द्वारा संरक्षित गुंडों को ये लगता है कि जो हमने हाथरस में किया वहां भी हमने दलित की बेटी को जिंदा जला दिया और हम यहां भी वही करने जा रहे हैं, जिसको आप डी फैक्टर कर रहे हो। और रही बात, इसका एक पुनर्नवीकरण हो रहा है। कल तक जो लिंचिंग की घटनाएं आपको ट्रेन में सुनने को मिलती थी, बस स्टॉप पे सुनने को मिलती थी, त्योहारों के दिन डीजे बजाकर आप दूसरे किसी के धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे। अगर कोई पढ़ा लिखा, जन्म से वो दलित है लेकिन कर्म से अगर वो पढ़ लिख गया, फिर भी आप उसको घोड़े पे बैठने नहीं देंगे, अपने मोहल्ले के सामने से नहीं गुजरने देंगे। अगर ये मानसिकता वाले लोग आज भी जिंदा है, और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण आपने देखा कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न्याय का सबसे बड़ा मंदिर सुप्रीम कोर्ट भी सुरक्षित नहीं है। सवाल ये नहीं पैदा होता है कि किसने किसको प्रवोक किया, सवाल ये पैदा होता है कि ये घटना क्यों घटी। अब तो जूता चलाने का आखिरी जगह सिर्फ पार्लियामेंट बचा रह गया, बस वही बच गया है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे आपने जूता चला लिया, ट्रेन बस में आप लोगों को मार देते हो, मंदिरों के बाहर आप लिंचिंग कर देते हो, मस्जिद के बाहर आप लिंचिंग कर देते हो, रेलवे स्टेशन पे कर देते हो। तो आप इसे यूं मत समझिए कि एक कमजोर, लाचार, गरीब, बेबस, अगर वो जन्म से दलित है तो आपको उसको मारने का अधिकार किसने दिया? और मैं आपके एक शब्द के साथ मुझे बिल्कुल आपत्ति है, आप कह रहे हैं राजनीतिकरण कर रहे हैं। क्या हम उससे छोड़ दें? अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ उन मारने वालों को संरक्षण दे रहे हैं, तो क्या वो व्यक्ति जो आखिरी पायदान पे बैठा है, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय का हो, क्या हम उसको छोड़ दें? हमने तो उत्तराखंड में उस पत्रकार के लिए भी आवाज उठाई, क्योंकि वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने उसको कुचल दिया। आप जहां पे भी देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुचला जाता है, हम उसके साथ हमेशा अपनी आवाज उठाते हैं। और क्यों नहीं रहेगा? एक कहते हैं ना, हैशटैग होता है दलित लिव्स मैटर, सबको जीने का अधिकार है, तो क्या दलित को जीने का अधिकार नहीं है? मुझे तो लानत आती है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सहयोगियों पे, जो जन्म से तो दलित हैं, वो दलित आरक्षित सीटें जो है ना, रिजर्व सीटों से चुने हुए सांसद हैं, चुने हुए मंत्री हैं, उन्हीं की जाति, उन्हीं के लोगों के ऊपर हमला होता है और उनका मुंह बंद है। क्यों? क्योंकि वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं।
या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तानाशाह के आगे उनको बोलने से डर लगता है। तो मान्यवर, ये मुद्दा नहीं है, ये एक राजनीतिक अधिकार है, ये एक सामाजिक अधिकार है। ये वो कहते हैं ना कि सोशलिज्म का जो फैक्टर है, आपके पास ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि अगर आप ताकतवर हैं तो किसी को मार मार कर उसकी हत्या कर देंगे। ये तो वही मध्य प्रदेश वाली बात दोहराई जाने लगी। आपसे तो बेहतर मनोज जी मध्य प्रदेश को कौन जानता है। वो भी व्यक्ति दलित ही था ना, जिसके ऊपर मूत्र किया गया था, जिसको पेशाब पिलाया गया था। बाद आदिवासी शिवराज सिंह चौहान, हाँ ठीक है, मतलब एससी एसटी, सवाल यह है कि उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी आए, हाथ पैर धो दिए, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर वही टीवी की न्यूज, वही ब्रेकिंग न्यूज सब हो गया। तो ऐसा नहीं है। अगर ये घटना कल आपके साथ, परसों मेरे साथ या किसी के साथ घटी, तो हम लोग सबसे पहले एक इंसान है, एक मानव है, और इस लोकतंत्र में, इस आजाद भारत में सबको अपनी बात कहने का हक है। वो चाहे राहुल गांधी का समर्थक हो, चाहे नरेंद्र मोदी का समर्थक हो, चाहे मनोज मन्नू का समर्थक हो, चाहे शुभ्रांश राय स्वयं क्यों न हो, सबको अपनी बात रखने का हक सबको है। अपनी बात कहने का हक है। विजय यादव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। विजय यादव साहब, जब भी दलितों पर अत्याचार होगा, दलितों के साथ अन्याय होगा, कांग्रेस आवाज उठाएगी, इसे चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, और इसमें अगर आवाज उठाई जा रही है तो गलत बात क्या? अच्छा सुनिए ना जी सुनाइए ना। खा के बिल्ली चला हज कर दे। आजादी के 77-78 साल हो गए, आज तक ये लोग दलित पर जुर्म करके 20 से 25 साल ये लोग देश पर राज करने का काम किए हैं। आज कह रहे कि दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है तो हम आवाज उठाए। अरे आवाज उठाने के लिए आपको किसने रोका है? देखिए, जब से इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, सबका साथ सबका विकास, समझे, और उस वक्त से दलितों पर अत्याचार होना बंद हो गया है, कम गया है। देखिए, कहीं कहीं अत्याचार हो रहा है। देखिए, क्रिमिनल किसी जाति और धर्म का नहीं होता, लेकिन कांग्रेस वाले को बोलने का तनिक भी हक नहीं। देखिए, जीतनराम मांझी जो आज केंद्रीय मंत्री है, दलित का पूरे देश में पहला चेहरा है, बुजुर्ग है, उन्होंने जहां जहां दलितों पर अत्याचार हुआ है उन्होंने स्वयं जाकर उसका हल करने का काम किया, आवाज उठाने का काम किया। आज तक ले कांग्रेस वाला कभी किया है? कांग्रेस तो सब मुद्दा दलितों को दबाने का काम किया है कि कोई जाने नहीं। देखिए, आज दलित यदि सही रहते कांग्रेस के साथ, आज इनकी सत्ता नहीं जाती इस देश से। और जब तक दलित नहीं चाहेंगे, दलित का उत्थान के लिए ये लोग नहीं सोचेंगे कांग्रेस वाले, जब तक इनकी सत्ता इस देश में नहीं आएगी। देखिए, बरसात के दिन में छोटी छोटी नदियां कहती है कि हम भी समुद्र से कम नहीं है, तो जब इनकी सत्ता चली गई तब दलित इनको याद आ रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए इनके नेता को कि आज ऐसे करे। जब इनके नेता और इनके मंत्री गांव में जाते थे तो दलित तो थोड़ी आम जनता के सामने नाक पर रुमाल रख के जाते थे कि देश के जनता, बिहार के जनता को शरीर महकता है। दलित के घर तो ये लोग जाते भी नहीं थे। ये लोग सुअर पालता है, मुर्गा पालता है। और इतना ही नहीं, इनके शासन काल में दलित यदि घोड़ी पर चढ़ के जाता था शादी करने तो घोड़ी से उतार दिया जाता था, नया नया कपड़ा पहन के जाता था, कपड़ा ये लोग उतरवा लेने का काम करते थे। आपको ये भी पता होना चाहिए, यही मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब मंदिर में गए तो मंदिर धुलवाने का लोगों ने काम किया था, ये समाजवादी लोग। मांझी जी ने कहा कि इस देश में, इस राज्य में दलित का हक कोई दबा नहीं सकता है। आज प्रधानमंत्री जी उसी पैटर्न पर चल रहे हैं कि दलित का आवाज हर जगह ऊंचा हो, उनको हमेशा मान सम्मान देने का काम कर रहे हैं। आज चाहे बिहार हो, आज बिहार में भी दलित लोग के खटखटा रहे हैं, चाहे गठबंधन के लोग, लेकिन न उनके साथ दलित है, न 50% यादव है, थोड़ा बहुत है तो मुसलमान है। मुसलमान भी ओबीसी के साथ बटे हुए। जब हम लोग दलित करते, जब हम लोग बिहार में 225 सीट फिर चुनाव जीतकर माननीय नीतीश कुमार जी का फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब लोग को पता चलेगा कि दलित कहाँ है, गरीबी कहाँ है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। आप अभी जिक्र कर रहे हैं, आप इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि मांझी साहब जब मंदिर गए तो फिर मंदिर को धोया गया किस तरीके से। ये वही मांझी साहब हैं जो नीतीश कुमार जी की पार्टी में थे,
नीतीश कुमार जी की पार्टी में थे तो फिर इन्हीं मांझी साहब को नीतीश कुमार जी की पार्टी छोड़नी पड़ी ना, क्योंकि नीतीश कुमार को ये अच्छा नहीं लगा कि मांझी साहब मुख्यमंत्री क्यों हैं। नहीं नहीं, देखिए आज इसी आप एनडीए की बैठक चल रही है, एनडीए की बैठक में मांझी साहब को भी संघर्ष करना पड़ रहा है, चिराग पासवान को भी संघर्ष करना पड़ रहा है टिकटों के लिए। क्यों नहीं करना पड़ेगा? बिना संघर्ष के आपको खाना हम बगल में दे दें और आप अपने हाथ से नहीं खाएगा तो कैसे पेट में चला जाएगा? तो संघर्ष तो खाना खाने के लिए करना ही पड़ेगा। इसलिए सीट के लिए लड़ना है, देश की भलाई की बातें, राज्य की भलाई की बातें, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अरे भाजपा एनडीए गठबंधन कोई छोटा मोटा दल नहीं है, 5 पांडवों का दल है। ये सबको विचार जानना होगा, कौन कहां से लड़ेंगे, उसके बाद सीट का डिवाइड हो। ये महागठबंधन नहीं है कि कोई के पेट में खंजर भोंकना, कोई के पीठ में खंजर भोंकना, कोई मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहा हो तो कोई डिप्टी सीएम के लिए लड़ रहा हो। ये सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी एनडीए गठबंधन है। यहाँ किसी चीज का कोई लड़ाई नहीं। देखिए जितने सारे हमारे शीर्ष लीडर बैठेंगे, सीट का बंटवारा गठबंधन एकदम बिल्कुल हो जाएगा। एनडीए गठबंधन बिल्कुल इंटेक्ट है। कहीं कोई लड़ाई नहीं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है एनडीए में, कहीं कोई, शुभ्रांशु जी कहीं कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आपके दल में हर पीठ में खंजर घोंपने वाले मौजूद हैं। मनोज जी, चूंकि यादव साहब की उम्र ज्यादा है और ये अपने बचपन की कहानियां सुना रहे थे, क्योंकि उस दौर में मैं नहीं पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी ये सुना रहे थे, उनकी बात का सम्मान करते हुए मैं आगे 2 लाइन जोड़ देता हूँ। ये कह रहे थे कि मंदिर गए तो धोया गया अछूत समझते थे। यादव जी, लगता है आप भुला गए हैं क्या कि अखिलेश यादव जब चुनाव हारे थे तो योगी आदित्यनाथ तो उनका घरवे धोवा दिए थे। सही में आप सुने थे, पढ़े थे, देखे थे क्या? मतलब जो आप कह रहे थे कि सुअर पोसिएगा तो महकता है, तो क्या अखिलेश यादव जो 5 कालीदास मार्ग में रहे थे तो महक रहा था क्या, इसीलिए धोआए थे क्या योगी आदित्यनाथ? हाँ, अरे महाराज अखिलेश जी की सरकार चली गई ना, सुनिए ना, जैसे आपकी सरकार गई देश से, अरे भी सरकार चली गई ना। यादव जी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। अभी धोने धुलाने की बात कर रहे हैं, आप धोने धुलाने की बात कर रहे थे कि अछूत जैसा सब महकता है, सुअर पोसा है। तो आपकी बात को हम बड़ा कर रहे हैं कि अब अखिलेश जी कौन सा पोसे थे कि योगी आदित्यनाथ जाते धोने लगे? मतलब यादव लोग सुअर पोसता है क्या? महक रहा था क्या? काहे योगी आदित्यनाथ धोआए थे? खैर छोड़िए, आपकी क्षमता से ऊपर है, आप नहीं बोल पाइएगा। हो सकता है कि कांग्रेस के तरफ भी घोटाला किए होंगे, इसलिए धोने का काम कर रहे होंगे। अब रुकिए, विधानसभा जी, घोटाला करना भी बहुत बड़ा पाप है यादव। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अब आपने मुद्दे की बात कही यादव जी, बिल्कुल सही कहा। घोटाला करना बहुत बड़ा पाप है मनोज भाई। साल में 52 हफ्ते होते हैं, ऐसा कोई हफ्ता नहीं है कि बिहार में कोई ना कोई पुल नहीं टूटता है। इसको घोटाला नहीं कहते हैं, इसको दीनदयाल खेलकूद योजना कहते हैं, जिसमें 5 कौन सी योजना बताई आपने, एक बार दोबारा बताइए। दीनदयाल खेलकूद योजना टूटेगा। अच्छा, जहाँ दल को पड़ता है वही ना हरिया ढन करेगा। सुनिए ना भाई, सुन लीजिए। अरे यादव जी सुन तो लीजिए, बीच में अब देखिए कितना अशालीनता से चर्चा हो रही है, बीच में कूद रहे हैं। आप आराम से दीजिएगा ना, पूरा समय आपका है। तो जो 52 हफ्ते में हर हफ्ते कोई ना कोई पुल टूटता है और हर हफ्ते कोई ना कोई सड़क बटोर के इनका पीडब्ल्यूडी मंत्रालय और इनके भ्रष्टाचारी नेता बटोर देते हैं। और ये बेचारू कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, करप्शन कर रहे हैं, क्योंकि 5 पांडव है दीनदयाल योजना के तहत भ्रष्टाचार खेल रहे हैं। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज जो आपने भ्रष्टाचार का सुंदर जिक्र किया, आज सच मायने में सुशासन बाबू को आप लोगों ने चारों तरफ से लपेटकर हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार की सरकार बना दी। बिहार में चहुओर चारों तरफ, उस आदमी का सरनेम कुछ भी हो, कोई सुरक्षित नहीं है। हत्या बलात्कार तो बिहार में फैशन हो गया है। आपके मन करे तो यादव जी आज का ही अखबार उठा लीजिए, पटना में बैठे हैं ना, पटना का ही अखबार उठा लीजिए, अगर रखा पढ़ने का तो देख लीजिए। गठबंधन की सरकार है क्या? आज तक कोई बच्चा है? रुक जाइए ना, रुकिए। गठबंधन की सरकार आएगी, तापों की सरकार में मुझे भी याद कीजिए। सुन तो लीजिए, सुन तो, मैंने यही तो कहा कि उस दौर की बातें हैं जब मैं राजनीति में नहीं था या मैं बालक था। हो सकता है आपने 1990 का दौर देखा हो, मैं नहीं देखा हूं।
अगर मैं देखता तो मेरा सरनेम शुभ्रांश राय थोड़े होता, मैं भी राय की जगह कुछ रंजन कुमार लिख रहा होता। अगर मैं शाम से शुभ्रांश कुमार राय लिख रहा हूं, इसका मतलब मैंने वो दौर नहीं देखा है, मुझे नहीं मालूम है। अब बात आपके जो दीनदयाल योजना के 5 पांडवों के भ्रष्टाचार की हो रही है। बताइए, मानिए इस बात को कि बिहार में दलितों के ऊपर अन्याय हो रहा है, पूरे देश में दलितों के ऊपर अन्याय हो रहा है, और जीतन राम मांझी मुंह में दही जमा के बैठे हैं। जीतन राम मांझी क्या रायबरेली के ऊपर बोले? क्या जीतन राम मांझी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब के ऊपर जब जूता चलाया गया तो जीतन राम मांझी बोले? क्योंकि डर है सरकार चली जाएगी। आप बच्चा है, आप अपने आप को बच्चा कर रहे, इसलिए आपको पता नहीं। फिर से पढ़िए, सुन तो लीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट में, सुन क्या लेना है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समर्थन में 5 गो वकील खाली गया था। वो तो दिखाने के लिए, अपनी कहते हैं ना कि अपनी सोच को बड़ा करने के लिए, जहरीली सोच को और पनपने देने के लिए बाद में बेशक नरेंद्र मोदी जी ट्वीट कर दिए, लेकिन अब देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि अगर आपको अपनी पहचान सुरक्षित रखनी है, अगर आपको अपनी समानता के अधिकार को सुरक्षित रखना है, तो अब वक्त आ गया है कि नरेंद्र मोदी की विदाई हो। नीतीश जी अच्छे ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन उनका पूरा मंत्रालय ही चोर है। शुभ्रांशु जी, चूंकि शुभ्रांशु जी ने सीजेआई की बात कर दी, सीजेआई गवाही की बात कर दी, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि दलित एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। हाल के दिनों में बहुत सारी घटनाएं इसको लेकर हुई हैं। सीजेआई गवाही वाले मामले पर कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी पर हमलावर है और बिहार चुनाव में क्यों यह बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे जानने समझने के लिए आपको यह खबर देखनी पड़ेगी। देखिए, यूपी में दलित युवक की हत्या पर बवाल, कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर सवाल। चीफ जस्टिस वीआर गवई मामला, कांग्रेस का बीजेपी पर तीखा हमला। बिहार में डी डुबाएगा या नैया पार लगाएगा? डी का मतलब दलित है। यूपी का मामला भी बिहार में तैर रहा है और विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। दरअसल यूपी के रायबरेली में एक दलित युवक की पीट कर हत्या और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वीआर गवई की ओर जूता उछालने की घटना अब बिहार चुनाव में मुद्दा बन सकता है। रायबरेली के फतेहपुर निवासी हरिओम नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। चोट से कराहते हरिओम ने राहुल गांधी का नाम लेते लेते दम तोड़ दिया। उसकी बेरहमी से पिटाई और दम तोड़ने की घटना का किसी ने वीडियो बना लिया। उसकी मौत के बाद वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरिओम के पिता से फोन पर बात की। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर भी इस घटना की निंदा की। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। एक तरफ कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मृतक के फतेहपुर स्थित घर पहुंचा, तो वहीं देश भर में एनएसयूआई ने इस मामले में प्रदर्शन किया। इस मामले में रायबरेली पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक दरोगा समेत कुल 5 पुलिसकर्मी अब तक सस्पेंड हो चुके हैं। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दलित बच्चे को उसको बेरहमी से मारा गया। ये सरकार जो चल रही है, जंगल राज वाली सरकार, योगी बाबा की सरकार, मार भी रहे हैं और कह रहे हैं हम बाबा वाले। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना अत्याचार अन्याय बढ़ गया इस सरकार में। एक दलित परिवार के बच्चे को इनका बेटा, देखिए ये बात किस तरीके से खड़े हैं यार। हरिओम वाल्मीकि जो मारा, इसकी हत्या की गई है और ये कहकर मारा गया कि हम बाबा वाले लोग, और उस बच्चे ने राहुल जी का नाम लिया। सीजेआई गवाही को लेकर भी राहुल गांधी ने मोर्चा खोला और एक्स हैंडल पर कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमला हमारी न्यायपालिका की गरिमा और हमारे संविधान की भावना पर हमला है। इस तरह की नफरत का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है और इसकी निंदा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संयुक्त बयान जारी किया। खड़गे भी खुद दलित समुदाय से आते हैं। इन्होंने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इधर निलंबित अधिवक्ता राकेश किशोर का कहना है कि मेरा नाम डॉक्टर राकेश किशोर है, क्या कोई मेरी जाति बता सकता है? हो सकता है कि मैं भी दलित हूँ। यह एक तरफा है कि आप इस तथ्य का
फायदा उठा रहे हैं कि वे दलित हैं। वे दलित नहीं हैं। वह पहले एक सनातनी हिंदू थे, फिर उन्होंने अपना धर्म त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। अगर उन्हें लगता है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वह हिंदू धर्म से बाहर आ गए हैं, तो वह अभी भी दलित कैसे हैं? ये तो बात को घुमा रहे हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि मेरा नाम है डॉक्टर राकेश किशोर। क्या कोई मेरी जात बता सकता? हो सकता है मैं भी दलित हूँ। तो ये तो एक तरफा बात हो गई कि आप इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि वो दलित, तो वो दलित नहीं हैं। सबसे पहले सनातनी थे, हिंदू थे, हिंदू दलित थे वो, और इसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया, वो भी मुझे मालूम है। और वो ये भी मालूम है कि उनके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अगर वो हिंदू धर्म से अपने आप को समझते हैं कि मैं बाहर निकल आया, तो अब दलित कहाँ रह गए? अब इसी मुद्दे पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष को सुनिए, ये बोलते बोलते रो पड़ते हैं। ये पीड़ा उन सब दलितों का जो अवैसा है तो हमला अपने आप को ये सर्वोच्च न्यायालय पर हमला के साथ साथ उन करोड़ों दलितों की अपमान हुई जो अपने आप में इससे बड़ा उदाहरण नहीं है। इसलिए जो गवाही न्याय पद्धति को मजबूत करने में लगे हुए उसी गवाही लोग रिसीव करने नहीं आते। बिहार में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, लेकिन दलित फैक्टर जोर शोर से हावी है। कांग्रेस यूपी में दलित युवक और सीजेआई गवाही को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं एनडीए के सहयोगी मांझी और चिराग पासवान भी दलित हैं और अपनी मनमाफिक सीटों की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे पर हमने जनता से 2 सवाल और पूछे। एक और सवाल था कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में दलित कार्ड ही जीत का बड़ा फैक्टर है? 55% लोगों ने हाँ कहा है, 39% लोगों ने ना कहा है, 6% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, चिराग से सीटों पर फंसा पेच क्या बिहार और दिल्ली में एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है? 34% लोगों ने हाँ कहा, 50% लोगों ने ना कहा और 16% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। हमारे साथ मौजूद हैं, हम चलेंगे विजय यादव साहब के पास। विजय यादव साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से दलितों को लेकर घटना हो रही है, चूंकि आपकी सरकार वहां पर मौजूद है, राजेश राम जो कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज वो रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उत्तर प्रदेश की घटना है, सीजेआई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। तमाम इस तरह की घटना बताती है कि बीजेपी शासित राज्यों में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और बिहार चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। मनोज जी, ऐसा है कि इनके नेता राहुल गांधी भी हर मुद्दे पर रो देते हैं। राजेश राम रोए थे, क्या हुआ? देखिए, जो मर्द है उसे सीने में दर्द नहीं होता। जब इनको राजेश राम जी को, राहुल गांधी जी को वक्त और हालात से सामना करना चाहिए, रोते क्यों है? इसका मतलब के लोग कमजोर हैं, दलितों के सहारे ये लोग जीना चाहते हैं। देखिए, इस देश का यदि कोई बड़ा चेहरा दलित का है तो श्री सीताराम मांझी हैं, चिराग पासवान जी हैं। ये लोग तो जब से दलितों का मुद्दा उठाने का, देखने का काम किए, तो दलित तो स्वतंत्र हो गए हैं, खुलेआम बोलने का काम करते हैं, अपना अधिकार समझने का काम करते हैं। वो जानते हैं कि कांग्रेस वाले ने आज तक ने हमको मुद्दा बनाकर ठगने का काम किया है। आजादी के 77 साल हो गए, 78 साल भी होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी वो दलित पगडंडियों पर आ रहा, शरीर में बस नहीं है। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी बने हैं देश में, तो दलितों को उस पगडंडियों से हटाने का काम कर रहे हैं और साथ साथ उनको मकान देने का काम कर रहे हैं, उनके देह पर वस्त्र दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं। कांग्रेस वाले ने क्या दिया? आज क्यों रोते हैं कि दलित दलित? दलित उनको देखने वाला नहीं है। देखिए, दलित अति पिछड़ा, ये सब एनडीए गठबंधन का वोट है। और जितने सारे माता बहने हैं बिहार में,
नीतीश कुमार जी देखने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग तो झूठा आंसू बहा रहे हैं। देखिए, बिहार का चुनाव जो होता है, देश ही नहीं विदेश के भी लोग नजर आता है। और यहाँ हम लोग एनडीए गठबंधन जिस प्रकार इंटेक्ट है, चाहे वो चिराग पासवान हो या हम पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, सब मिलकर हम लोग 225 सीटें हर जीतने का काम कर रहे हैं। 225 सीटें, मतलब और ये ये कितनी भी कोशिश कर लें, 225 शुभ्रांशु सीटें, राय, उनकी पार्टी, ये- उनका गठबंधन, ये उनके नेता ये भी कितनी भी मुख्यमंत्री का कोशिश झगड़ा है। कर लें, कांग्रेस मतलब ये वाला कभी कहीं कह पर रहे नहीं हैं है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मनोज, मानते हैं। देखिए, ये लोग तो कभी कहीं पर मुख्यमंत्री नहीं है। उपमुख्यमंत्री का शुभ्रांशु राय झमेला जी, है। एक बात तो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस हरिओम वाल्मीकि की हत्या का मामले का जिक्र किया जा रहा है, उसमें पुलिस का भी ये कहना है, लोगों का भी ये कहना है, सरकार के लोगों का भी ये कहना है, बीजेपी के लोगों का भी ये कहना है कि साहब वो चोरी का मामला था, चोरी के शक में लोगों ने पकड़ा, वो अपनी बात नहीं बता पाया, इसलिए लोगों ने मारपीट शुरू कर दी और बाद में थाने भी ले सिद्धांशु जी गए अभी कई कम लोगों उम्र के का ऊपर। है? क्या हुआ यादव साहब? सिद्धांशु जी कब उम्र का है, इनको समझाइए। मनोज जी, कब उम्र का है? 3-4 तो बात, accept- मैं अपनी 3-4 बात बातें पूरी हैं। कर लेता हूं, फिर शुभ्रांशु जी खुद ही अपनी बात का, आपकी बात का जवाब दे देंगे। इसके साथ साथ गबई साहब के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई। मुझे लगता है कि शायद ये आज़ादी के बाद पहला ऐसा केस होगा कि चीफ जस्टिस, जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, जहां जब पूरी दुनिया में लोग थक जाते हैं अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते, तो वो फिर यहीं पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर जूता फेंकने की कोशिश की। लोग जब बाहर निकले तो कह दिया कि साहब सनातन का अपमान है, इसलिए ऐसा किया गया। ये देश में हो क्या रहा है? मनोज जी, 3 बड़ी बड़ी गंभीर बातें हैं। पहला इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आदमी अगर डॉक्टर हो भी जाए, अगर डिग्री डॉक्टर की ले भी ले तो भी वो सोच से जाहिल ही होता है, क्योंकि वो व्यक्ति दलित है या वो व्यक्ति बौद्ध है, आपको जूता मारने का अधिकार किसने दिया? वो व्यक्ति जैन है या वो व्यक्ति सिख है या वो व्यक्ति मुसलमान है या वो कोई भी है। व्यक्ति आदिवासी है, आपको अधिकार किसने दिया? इतना ठिठरई भरा तर्क आप बैठ के दे रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा है तो मेरी कौन सी जाति है? आपकी जाति का हम क्या सर्टिफिकेट बनवाएंगे? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हम पार्टी के प्रवक्ता यादव जी जिक्र कर रहे हैं, मान्यवर राहुल गांधी जब से राजनीति में हैं, अगर आप उनका एक भी रोता हुआ फोटो दिखा देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और रही बात, आपने नाम गलत लिया, सुनिए यादव जी, सुनिए पहले यादव जी, अरे यादव जी सुनिए, अरे सुनिए मनोज भाई, थोड़ा मनोज भाई प्लीज, यादव जी सुनिए सुनिए, आपको नाम गलत ले लिया। रोने का काम हर मंच से नरेंद्र मोदी करते हैं, कभी वो गरीब का बच्चा बन जाते हैं, कभी वो अमीर का बच्चा बन जाते हैं, हर मंच पे रोने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। तो आप थोड़ा सही लीजिए, सुनिए, हर जगह ना उनको जिस चीज से दिक्कत होती है वो मगरमच्छ वाला बड़ा बड़ा आंसू लेके नरेंद्र मोदी आते हैं राजनीतिक मंचों पे, तो नाम सही लिया करिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सवाल ये नहीं पैदा होता है, अगर आपने मनोज जी आप जिक्र कर रहे हैं कि उसको पुलिस थाने में ले गए और ये किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके पदाधिकारियों और उस थाने के तमाम लोगों को इंस्टेंट सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो जो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से जग जग के लोग देख रहे हैं, उसमें वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे न्याय दिलाएंगे राहुल गांधी, वो राहुल गांधी का नाम ले रहा है। और तब ये जो गुंडे लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा संरक्षित गुंडे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो योगी, हम तो बाबा के लोग हैं। अरे यादव जी थोड़ा प्लीज रुकिए, गंभीर बात हो रही है ना, तो मत बोलिए प्लीज, सुनिए थोड़ा सा। रही बात यह कि मांझी जी नहीं बोल सकते, केंद्रीय मंत्री की कुर्सी चली जाएगी, लेकिन जो कड़ी सच्चाई है वो ये है कि आपने अपने समाज को धोखा दिया, आप उनके साथ नहीं खड़े हैं। चोट पर बोलते हैं दलितों के लिए, जो कड़ी के लिए, पूरे दलितों के लिए, महादलितों के लिए डंके के चोट पर बोलते हैं। सवाल दलितों का हो, महादलितों का हो, ओबीसी का हो, जनरल का हो, आपको किसने अधिकार दिया किसी को मारने का? पैदा नहीं दिए हैं मांझी जी, विरासत पैदा नहीं दिए, सोने के कटोरी में दूध भात नहीं खाए हैं। यादव जी सुनिए ना, देश के गरीबी क्या है, देश के दलितों को गरीबी क्या है वो जानते हैं। हम लोगों को पता है, क्योंकि वही मांझी जी थे जो राम जी का अपमान किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। सवाल ये नहीं है, चाहे आप दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे जनरल हो, चाहे सवर्ण हो, आप किसी की जान ले लेंगे मार के?
आप मतलब यमराज के भाई हुए हैं कि आप किसी को मार दीजिएगा? हाँ, शासन है ना, लोकतंत्र का शासन है, देश संविधान से चलता है ना, संघ और शाखा पे थोड़े चलता है कि जिसको मन किया मार दिया। यही लोकतंत्र का हत्या करके कोई जो आपका मन करे मार दीजिएगा। जेल भेजने का काम किया, सजा दिलवाने का काम किया। अरे भाई सुनिए ना, जस्टिस लोया है कि न्याय नहीं आपके समक्ष दिया तो आप मार दीजिएगा। सोनम वांगचू है कि आपने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम लद्दाख को उसकी स्वायत्ता देंगे, और जब कोई मांग कर रहा है तो वो कल तक आपका ब्लू बॉय था, आज वो सीधे उसका संबंध पाकिस्तानी हो गया। वे देश को बुर्बक समझे हैं। आपकी डिग्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस की, आप अनपढ़ गवार हैं, सबको आप अनपढ़ गवार समझ रहे हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोग इस देश में बसते हैं। ये देश जो है लोकतंत्र से चलता है, देश संविधान की किताब से चलता है, और वो संविधान सिर्फ उससे दलित नहीं लाभान्वित होता है, उस संविधान से हर वो आदमी जो इस देश में गरीब है, सबको जीने का अधिकार, सबको अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने का अधिकार, सबको अपनी बात बोलने का अधिकार वो कानून की किताब देती है, जिसको हम संविधान कहते हैं। आपके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि आप पैदा तो हुए आपके नेता दलित के घर पे, लेकिन अभी सत्ता की मलाई बैठ के खा रहे हैं दिल्ली में, तो इसलिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुरंत सुधांशु जी तो चिंता मत करिए। अब वक्त आ गया है, संघर्ष करके आए हैं, राहुल गांधी की तरह विरासत पैदा नहीं लिए हैं। अब वक्त आ गया है आप लोगों की विदाई का। विरासत पैदा लेने वाले, सुनिए ना भाई, सुन तो लीजिए आप। दलितों को क्या जाने दलित क्या होता है, सुनिए ना भाई, गरीबी क्या होता है, वो आप ही जानिए, ठीक है? सुनिए तो सही, वो आप ही जानिए, क्योंकि उनको न्याय दिलाने का पहला हक तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का था, लेकिन ये दोनों भाजपा के डर से चुप बनने बैठे हैं। दोनों ने अपने मुंह में दही जमा रखा है, दोनों लोगों ने होठ सिल लिया है। तो भाई उनके लिए किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। उसके लिए विजय यादव खड़े हो, उसके लिए मनोज, सुनिए ना, उसके लिए विजय यादव खड़े हो, उसके लिए मनोज मन्नू खड़े हो, उसके लिए तेजस्वी यादव खड़े हो, उसके लिए राहुल गांधी खड़े हो, उसके लिए सुभ्रांश राय खड़े हो, उसके लिए जज साहब खड़े हो, कोई तो खड़ा हो। हम लोगों को मरने तो नहीं दे सकते ना कि आप जाइए भैया, हम भाजपा के लोग हैं। विजय यादव साहब, ये बात ठीक है, ये बाद का विषय है, लेकिन अगर कोई घटना घटी है तो किसी को तो उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो सुभ्रांशु राय खड़े हो गए, उनकी पार्टी खड़े हो गए, उनके नेता खड़े हो गए, आप नहीं खड़े हो पाए। सुधांशु राय तो पहले ही कह चुके कि हम, मेरा अभी बचपना है, अच्छा। इनको थोड़ा सा कुछ कमियां है, लेकिन मैं कहता हूं कि अपने नेता से पूछे कि जो आदमी विरासत में पैदा लिया हो, सोने के घुमाने लगे क्या मनोज भाई, क्या पूछ रहा है? थोड़ा इनको बताइए, पढ़े लिखे तो आप ही है ना, आपकी भी डिग्री पॉलिटिकल साइंस की तैयारी है। तो क्या दलितों के बारे में खड़ा हो सकता है, क्या गरीबों के बारे में खड़ा हो सकते हैं? ये तो सिर्फ झूठा आंसू बहाकर नौटंकी करना चाह रहे हैं कि आज बिहार में चुनाव है, समझे? भाई आप भी नौटंकी करिए, सुनिए ना, जो गरीबी से उठकर यहाँ तक पहुंचने का काम किया है, और दलितों का ही नहीं, पूरे गरीबों का, गरीब स्वर्णों का आवाज उठाने का काम किया, उनके लिए लड़ने का काम किया है। विजय यादव जी, अगर आप राहुल गांधी नहीं है, सुनिए ना, आप चाहते हैं तो आप नौटंकी करिए, जीतन राम मांझी का कोठी बंगला सब खाली हो जाएगा। आज दलित का जो उत्थान जो हुआ है, आज इस सरकार में जितना दलितों का उत्थान हुआ, नरेंद्र मोदी की सरकार में, पूरे देश में, नहीं वही तो सवाल विपक्ष उठा रहा है। विजय यादव जी, सवाल विपक्ष उठा रहा है कि गवई साहब पर जूता फेंका गया, फेंकने की कोशिश की गई। मांझी साहब जो कि दलितों के बड़े नेता हैं, उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। रायबरेली में हत्या हो गई, आपके मुंह से कुछ नहीं निकला। कैसे नहीं निकला? हमेशा बोलने का काम किया, वहां पहुंचने का काम किया। राती खान सपना में बोले थे क्या? राती खान सपना में बोले थे, अभी बोलवाइए उनसे, तो सपना अभी खाली हो जाएगा उनका। सुनिए ना, सुनिए एक बार जरा बोलवा के दिखाइए, बोले थे, बोलवाइए जरा, बंगला खाली हो जाएगा तुरंत बोले थे। सुनिए ऐसा है, आप गोलवरकर के चेलों को नहीं जानते, अभी खाली करा देगा बंगला सब, बोलिएगा मन गलती से। मांझी जी जानते हैं कि गरीबी क्या है, अपने नेता से पूछिए कि गरीबी आपने देखा है? भाई मेरे दलित को तो देखा है चेहरा? बढ़िया, यादव साहब, उठाइए विजय यादव जी, विजय यादव, मायावती जी ने सबसे ज्यादा आरोप तो उत्तर प्रदेश में यादवों पर ही लगाए कि यादवों ने ही दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किए हैं। हो सकता है, ये मैं क्या करूं, लेकिन
यादव करे या भूमिहार करे या प्रबंध करे, मैं ये नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं कि दलितों पर कोई भी अत्याचार करता है तो हमारे मांझी जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया, आवाज उठाने का काम किया, सजा दिलाने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी भी हमेशा समर्थन देते आए हैं। मनोज जी, हाँ। समझे? मांझी जी ने कहा आवाज उठाया? सोते सोते सपने में किसको दबा कहाँ दिया उठाया जाएगा? है? आपने कहीं देखा है क्या? जब कांग्रेस की अभी तक तो सरकार कोई बयान नहीं सुन है, लीजिए, अभी तक तो कोई इनके बयान नहीं मंत्री आया गांव में अब। आते थे, लेकिन विजय यादव साहब इस बात की जानकारी डालेंगे तो हो सकता है कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हत्या हुई है, हो सकता है कि मांझी साहब इस मुद्दे को उठाएं। मांझी तो उठा ही रहे हैं, सदन से सड़क से लेकर सदन तक उठाने का वो काम कर रहे हैं। मांझी जी कोई मुंह में घी लगा के आ रही थी, दही लगा के बैठने वाला आदमी नहीं है, वो सीधा खोल के बोलते हैं। नहीं, लेकिन विजय यादव साहब, क्या बिहार चुनाव में दलित मुद्दा बनने वाला है? या क्या आप ये मानते हैं कि बिहार चुनाव में जो महागठबंधन है वो दलित को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है कि एनडीए के जो गठबंधन है, चाहे वो बीजेपी है उत्तर प्रदेश में है, चाहे वो बिहार में एनडीए है जिसमें आपकी पार्टी है, वहां पर दलितों की रक्षा हो नहीं पा रही है? देखिए मनोज जी, ऐसा है, दो शब्द समझ लीजिए कि बिहार में इन लोगों के पास कोई वोट बैंक नहीं, थोड़ा बहुत यादवों का वोट 50% तेजस्वी यादव के पास है, 50% मुसलमानों के पास। ये चाहते हैं कि दलित को किसी प्रकार अपने को आकर्षित करने का काम करें। उधर राहुल गांधी तेजस्वी यादव के गोद में बैठ गए हैं। अब दोनों में आपसी छींटाकशी हो रहा है, सीटें बंटवारा के लिए हो रहा है। दलित तो दूर की बात है, पहले तो लोगों को सीट की बात हो रहा है, मुख्यमंत्री की बात हो रहा है। ये लोग मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है, उप मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं। इसी प्रकार ये लोग दलित की ओर क्या करे, पहले अपना घर को ये लोग देखे, अपने घर का बचाने का काम करे। अब बिहार का दलित, देश का दलित श्री जीतनराम मांझी, चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ है, चाहे इनके साथ है, राहुल गांधी के साथ और तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। वो सुब्रांशु जी कभी नहीं, आपके साथ नहीं है। मनोज जी, बनाते रहिए आप मुद्दा, बनाते रहिए विषय। सुनिए, इन्होंने बड़ा अच्छा शब्द कहा कि हमारे यहाँ ना खींचातानी चल रही है। और आपके पैकेज के शुरू में हमने देखा था कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता ना चिराग पासवान के घर बैठ के दही चूरा खाने का कार्यक्रम कर रहे थे। मतलब हमारे यहाँ खींचातानी चल रही है। अरे रुकिए भाई, बीच में बहुत बोलते हैं, फिर बीच में अरे बैठिए, पहले शांत रहे। बोल लिए तो भगवान दुगो कान दिए, सुनिए तो सही। आप भी तो नहीं ना ऐसा है कि धर्म छोड़ के बहुत हो गए हैं, भगवान दुगो कान दिए, सुनिए भाई। ऐसा है कि जो हमारे यहाँ चल रही है वो खींचातानी, और जो इनके यहाँ चल रही है उसको दीनदयाल खेलकूद प्रतियोगिता कहते हैं। तब से जोश आप बांध रहे थे कि हम कैबिनेट मंत्री हमारे, हमको भी इतना टिकट चाहिए। बात वो नहीं है, बात सिंपल है कि जीतन राम मांझी जो है अति दलित, महादलित, दलित सबको अगर प्रेजेंट करते हैं, तो जब किसी दलित की हत्या हुई तो जीतन राम मांझी या चिराग पासवान चुप क्यों थे? अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना दिल्ली का बंगला बचाने के लिए, अपने बेटे का विधायकी और बहू का जो